तो आज हमारे साथ है मिस्टर रवीश कुमार। रवीश कुमार जी एक बहुत जाने माने इंसान है। वो एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर एंड वो बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, प्राइम टाइम और हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात। बहुत उनको 2 बारी रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है एंड बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। एंड रवीश कुमार जी भारत के 5वें जर्नलिस्ट थे रामसन मगसे अवार्ड जीतने के लिए 2019 में। थैंक यू सर हमारे साथ यहाँ होने के लिए। मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि इस लॉकडाउन ने आपको पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे इफेक्ट किया है? प्रार्थना कुछ खास तो बदला नहीं है। ये जरूर है कि जो हम लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड ग्राउंड से रिपोर्ट्स कम आ रही हैं, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन कम आ रही है, क्योंकि रिस्क रिपोर्टर के लिए भी है और दूसरे कॉलीग्स के लिए भी ज्यादा है। तो उसका थोड़ा सा चैलेंज है, मगर उस चैलेंज का सलूशन कई और तरीकों से निकाला जा रहा है कि लोगों को हम बता रहे हैं कि कैसे अपने मोबाइल से आप जहाँ पर हैं कुछ देख रहे हैं तो रिकॉर्ड करें, और हम उसकी एक क्लिपिंग बनाकर बाकायदा लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। आमतौर पे लोग यूं फोन को सीधा खड़ा करके रिकॉर्ड करता है, पर ये टेलीविजन पे बहुत पाइप बन जाता, पूरा पर्सपेक्टिव नहीं आता। तो हम लोगों को बताते हैं कि आप इस तरह से रिकॉर्ड करके भेजिए, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन सबको तो वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि उतना रिसोर्स होता नहीं है। तो वो भी मैं अपने दर्शकों से कह देता हूँ कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे उम्मीद है तो आपकी सारी स्टोरी कर लेंगे। वो एक चीज है, और काम ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 2 शो करता हूँ तो कोई समय नहीं होता है, तो बहुत कम पर्सनल टाइम है। लेकिन पढ़ने का समय चला गया है 2 शो के कारण। मैं जो पहले काफी पढ़ लेता था अब बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक 6 बजे का भी एक शो होता है, एक 9 बजे का भी शो होता है, तो उस पे काफी ज्यादा असर पड़ा है मेरे उस पे। लेकिन जिंदगी में कोई खास बदलाव तो नहीं आया है, सिवाय इसके कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ट्रैफिक से नहीं गुजर रहा हूँ। वो 2 घंटे बच जा रहे हैं, पर उस 2 घंटे में एक नया शो आ गया है तो वो करना पड़ता है। तो और किसी से मिलना जुलना होता नहीं है, तो मेरा पहले भी नहीं होता था, क्योंकि प्राइम टाइम के कारण मैं ज्यादातर अपने काम में लगा रहता था। बहुत कम लोगों से, दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलना होता था। आम लोगों से मिलना होता था जो दफ्तर में अपने कहानियों के सिलसिले में आते थे, पर वही थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन वो फोन या व्हाट्सएप के जरिए तो चलता ही रहता है। तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं है, सिवाय इसके कि मैं सड़क पर नहीं, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ या ट्रैफिक जैम में नहीं। आपका सारा काम घर में शिफ्ट हो गया है बस? हाँ जी, जैसे सबका ही हुआ है। हाँ, वो पहले भी घर में शिफ्ट था, क्योंकि मैं सुबह से ही काम करने लग जाता था और थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता था जब मैं गाड़ी चला रहा होता था, और फिर दफ्तर जाके फिर काम ही करता था। तो ऐसा नहीं था कि मैं काम दफ्तर जाके शुरू करता था, ऐसा नहीं है। मैं 8 बजे से अपना काम शुरू कर देता हूँ। सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इस महामारी ने पत्रकारिता को कैसे बदला है? इस महामारी की पत्रकारिता तो बहुत ही थर्ड क्लास हुई इस देश में, निहायत ही घटिया किस्म की हुई, और आज न कल बहुत शर्म आएगी, क्योंकि हर मुल्क अपने अतीत पे गर्व करना चाहता है, अपने वर्तमान में कुछ अच्छा होते देखना चाहता है। अब आप देखिए कि हमने शुरुआत कैसे की। शुरुआत की तो तबलीग जमात की एक स्टोरी ले आए और इसमें एक पूरे कम्युनिटी को हमने ब्लेम किया, और न्यूज चैनलों पर जब साइंटिफिक टेम्पर उसको प्रोपेगेट करना था तो वो छोड़ के तबलीगी जमात करने लगे सर, और एक कम्युनिटी को ब्लेम किया जाने लगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने लगी कि उस कम्युनिटी के कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, और अब तो बहुत सारे कम्युनिटी के हो गए। उसके बाद तो अब आप देखिए कि बहुत सारे मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल हो रहे हैं,
उसमें कोई कोई बोलने वाला नहीं। तो हमने वो आवाज खो दी है कि एक स्पेस होता है जब आप बोलती हैं तो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेस होता है, और एक स्पेस होता है विद इन द सोसाइटी। तो विद इन द सोसाइटी वो स्पेस खत्म हो गया है कि आप एक बहुत बड़ा गलत देख रहे हैं पर आप बोल नहीं रहे, और सोसाइटी भी नहीं बोल रही है, और एक छोटी गलती देख रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं। और फिर इस दौरान आप देखिए कि कोरोना पर कितनी रिपोर्टिंग हुई, बहुत कम रिपोर्टिंग हुई। जरूर हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट की खबरें दिल्ली में कुछ दिनों के लिए हुई, लेकिन आप बिहार की हालत देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश की हालत देख लीजिए, गुजरात में क्या हो रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है, कर्नाटक में क्या हो रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं। तो बहुत ही खराब रिपोर्टिंग हुई। जरूर कुछ इंडिविजुअल रिपोर्टर उसमें काम करते रहे, पर बात उनकी नहीं है, वो अपने लेवल पे कर रहे थे। लेकिन अगर आप मीडिया के हिसाब से देखें तो बहुत ही खराब था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे उसमें सवाल जवाब बहुत 2 या 3 लिए जा रहे थे, तो वो कोई ढंग के सवाल नहीं थे। अब आप लोग नौजवान हैं, क्या आपको ऐसा देश चाहिए कि एक आदमी ने जो लिखवा दिया वही जाकर सब कोई पर्ची पढ़ रहा है? तो मुबारक हो अगर ऐसा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा देश कभी एक्सेप्टेड है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, उसमें सवाल जवाब ना हो, उसमें बातें ना हो। बातें निकलती हैं तो उससे दुनिया कोई हिल नहीं जाती है। हम और आप 2 अलग अलग बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन बात निकलती है तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम और आप में इतना स्पेस बचा है कि हम और आप कुछ भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए, बाउंड्री को रेस्पेक्ट करते हुए। तो बहुत ही खराब कवरेज हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कई स्टेट्स को यूं ही छोड़ दिया। दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं समझी। तो मुझे लगता है कि कोरोना की रिपोर्टिंग के मामले में हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हिंदुस्तान की मीडिया ने जिस पर आप 5 मिनट अपना टाइम खराब करें, वो बहुत ही खराब, बहुत ही वाहियात काम किया है। मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये इतना बड़ा देश है और इसकी मीडिया का ये हाल। सर मैं बिल्कुल मानती हूँ, हम सबके मन में एक डर पैदा हो गया कि हम अपना अगर बोलना चाहे तो बोल नहीं पाते हैं, कोई सुनेगा ही नहीं। समाज को नहीं डरना चाहिए, समाज को बोलना चाहिए अपने अपने स्पेस में। बोलने का क्या तरीका हो हम उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, जरूर आप किसी को हर्ट ना करें, कोई गाली ना दें, लेकिन जो सोशल मीडिया की भाषा है उसका इस्तेमाल ना करें। जो न्यूज एंकरों की भाषा है वही भाषा थोड़ी है, उसके अलावा भी तो भाषा है। आपके दादा दादी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो क्या ऐसी भाषा सिखाते हैं? कभी भी नहीं सिखाते। वो बच्चे से ही गार्ड करते हैं कि आप किस तरीके से बोलेंगे, बोलने का अपना एक लहजा होना चाहिए, है ना। लेकिन आप उस लहजे में अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए कि भाई ये कैसा डेमोक्रेसी है कि यहाँ दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? तो आप डिबेट करना चाहिए, क्या इसके बगैर भी चल सकता है, क्या ये सिस्टम होना चाहिए। तो वो देखते देखते अब लोग भी डर गए हैं। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सरकार बनाते हैं, वही खुद में भी बदलाव करते हैं। लोगों को ये बदलाव करना चाहिए और जायज बात सही तरीके से कहना चाहिए। पर आप सही कह रही हैं कि लोगों ने उस डर को हार समझ के पहन लिया है। क्या कर सकते हैं? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं? मुझे तो अपने व्यक्तित्व में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। विशेषताएं तो नजर नहीं आती हैं। वो आप लोगों को नजर आती हैं, वो इसलिए कि आप 2 चीजें मिक्स करती हैं। आप मेरा कार्यक्रम देखती हैं तो सोचती हैं कि जैसा कार्यक्रम है वैसा ही आदमी होगा, पर जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम का जो बोल्डनेस है वो अलग हो सकता है। करने वाला हो सकता है कि वो बहुत घबराने वाला इंसान हो, एक छिपकली के गिर जाने से डर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोग्राम को देख के प्रोग्राम के बारे में इमेज बनाना चाहिए, मेरे बारे में नहीं बनाना चाहिए। मेरे बारे में मैं सख्त हूँ, मुलायम हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, गुस्से वाला हूँ, या मजाहिया हूँ, मजाक करने वाला हूँ, इसका असेसमेंट आपको पर्सनल इंटरेक्शन से या मैं अपने काम के अलावा जो कुछ कर रहा हूँ उससे करना चाहिए। हाँ जी। काम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ जी सर, आपके काम से हमको यही पता चलता है कि आपको
आपकी जो मन में बात है आप वो कह देते हैं, आपको डर नहीं लगता है, आप खुलेआम कहते हैं आपको जो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सही है, तो आप वो बात कहते हैं। हाँ, वो इसलिए कि जो बात मैं कहता हूँ उस बात से मुझे डर लगता है। जो पहली प्रतिक्रिया होती है, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, उससे मुझे घबराहट होती है, डर लगता है कि ये इस तरह की बात है। और उस डर से आजादी मुझे तभी मिलती है जब मैं ओवरकम तभी करता हूँ जब मैं उसे बोल देता हूँ। और जरूर ख्याल रखता हूँ कि मैं इस तरह से ना बोल लूं। अब इंसान ही हूँ, कभी जबान फिसल गई होगी तो अलग बात है, लेकिन उसका अफसोस होता है। पर मैं चाहता हूँ कि अपने दायरे में अपनी बात कह। तो मैंने देखा है कि बोल देने के बाद से मुझे ज्यादा राहत मिलती है। बोलने के बाद मेरे अंदर स्ट्रेंथ आता है। जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक मेरे अंदर जीरो स्ट्रेंथ होता है। जब मैं बोल देता हूं तब मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है। हाँ जी सर, हमारे देश को आपके जैसे जर्नलिस्ट की और जरूरत है जो सही बात करे बिना लड़ाई और आराम से अपनी बात सबको समझाएं। तो सर, कभी कभी उन दिनों में जब आपका काम करने का मन नहीं होता है, अयोग्य महसूस नहीं होता है, तो आप खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? ये बहुत स्वाभाविक है कि आप इस काम को करते करते मशीन में बदल जाते हैं। मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा भी इस तरह से काम करे कि रोज 6000 शब्दों को टाइप करे, 5000 शब्दों को टाइप करे, फिर प्रोग्राम करे, उंगलियां दुखने लगे और कंधे दुखने लगे। जिंदगी साथ साथ जीनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सका तो मुझे इसका बहुत अफसोस होता है, लेकिन निराशा होती है कि ये कब तक करेंगे, मतलब कहाँ तक खींचेंगे। ये बहुत ही नेचुरल बात है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब नहीं होता है तो ऐसा कहने वाला वो झूठा आदमी होता है। भले दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है, अलग बात है, लेकिन जो ये कहता है कि वो सोया नहीं है, फ्रॉड लोग होते हैं। हर आदमी सोता है दुनिया में। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर वो सोया नहीं है तो इसका मतलब बीमार है, उसको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। मतलब तभी तो हर कोई कहता है कि 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। तो या फिर बिना रुके थके काम करता। मैं थकता हूँ, रुकता हूँ, बहुत मेरा मन खराब होता है, सोचता हूँ कि छोड़ भी दूं, और बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि कैसे इस लाइन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक बड़े से बड़े क्रिकेटर भी अपने समय पर अपना काम छोड़ देते हैं। क्योंकि अब दूसरा काम आता नहीं है तो जिएंगे कैसे। अगर इसका समाधान होता तो मैं छोड़ देता और मैं छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। पर इसी के बीच में कुछ है कि जब मुझे अपनी स्टोरी पर ग्रिप मिल जाता है तो फिर मैं उसमें खो जाता हूँ, और फिर मुझे ये सब पता नहीं चलता है, और फिर मैं उसको एंजॉय करने लगता हूँ। इसको एक एग्जांपल से यूं समझिए कि आप किसी पार्क में खड़े हैं, बहुत उमस है और आपको लगता है कि ये क्या जगह है, तुरंत यहाँ से निकलो, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, एसी में बैठो, और तभी आपको हवा चलने लगती है और उसी पार्क में आप चलने लगते हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो ये मेरे साथ भी होता है। इस तरह की चीजें अप्स एंड डाउन्स मूड में होता रहता है, लेकिन कुछ बात कहने के लिए मिल जाए और उस पर आपका कमांड हो जाए, सारे इंफॉर्मेशन वेल इन प्लेस्ड हों, तब फिर किसी तरह की ऊब नहीं होती है, उमस का एहसास नहीं होता है, फिर आप अपनी बात कहने में खो जाती हैं। तो यही प्रेरणा है, मतलब यही इंस्पिरेशन है कि वो आपको ड्राइव कर ले जाता है। मतलब मौसम बदल गया तो मूड अच्छा हो गया, उस टाइप से। वो मेहनत के बाद जो आपका फल मिलता है आपको, उस मेहनत का, कि सब आपके काम की, आपका काम मैं खुद कह सकती हूँ कि मेरे जैसे और कहीं बच्चे जो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है, सब आपका काम सुन के आपसे प्रेरित होते हैं। हमारे स्कूल में जब डिबेट की वर्कशॉप होती है तो हमारे सर ने भी हमें यही कहा था कि आप रवीश कुमार जी के प्राइम टाइम सुनिए, आपको इतना सब जानेंगे आप उससे। और मैंने उस दिन से हर रोज आपका प्राइम टाइम सुना है। मुझे एक चीज में बहुत एंजॉय करता हूँ, जानना। जैसे आपके सर ने कहा कि आप जानेंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और हमेशा कोई नई चीज जानने के लिए मिलती है
तो बहुत थ्रिल होता है, बहुत मजा आता है, लगता है कि लाइफ का एक वर्थ है। जरूर सबको नौकरी करनी पड़ती है, सबको थोड़ी सैलरी चाहिए, घर में थोड़ा कंफर्ट चाहिए, ये कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। मतलब ये चीजें हो जाती हैं या इसके लिए जरूर बहुत मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में, लेकिन इसके अलावा हमारा जो समय है उसका इस्तेमाल हमें जानने में करना चाहिए। अब मेरे पास एक किताब थी, मैं पुस्तक मेले में भटक रहा था पटना में, तो किताब के काउंटर पे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ये आपके मिजाज की किताब है, ये आप ले जाइए। तो मैंने पैसा दिया और वो किताब ले ली। देखिए लोग कैसे आपको इंफॉर्मेशन के पूल में कनेक्ट करते हैं। अब लोगों को लगता है कि हाँ ये थोड़ा सीरियस आदमी है, पढ़ लेगा तो वो किताब देता है। इसी इम्प्रेशन से कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा फिक्सर बन जाता है, और कोई नॉलेज के तरह तरह के नेटवर्क से जुड़ जाता है। तो मैं ऐसे नेटवर्क से जुड़ गया कि कोई एक काउंटर पर बैठा दुकानदार वो मुझे एक किताब देता है, और बिहार की नदियों पर किताब मैं पढ़ता हूँ जाकर, तो एकदम दीवाना हो जाता हूँ उस किताब का कि 60s में कोई ऑथर है हवलदार त्रिपाठी, वो उस वक्त फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, गूगल इमेज नहीं है, वो पूरे बिहार में दौरा करते हैं, 10 साल लगा के पूरे बिहार की नदियों के बारे में लिखते हैं। अब वो किताब मेरे पास थी और मैं सोचता था कि मैं कभी इस पे प्रोग्राम करूंगा, पर हर बार निकल जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि इसके लिए जो प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए, जैसे मैं कभी आइडियल सिचुएशन में करना चाहूं, वो रहता नहीं है। फिर बाढ़ का समय था, मैं बाढ़ के फुटेज देख रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसी पर बिहार की नदियों की कहानी बताऊंगा, और 3 नदियों की कहानी बताई। जरूर बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन वो मुझे बहुत लिबरेट कर गया वो प्रोग्राम। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज 10 साल से ये पूरा प्राइम टाइम को मैं अपने लाइफ का मशीन फेस कहता हूँ, और मैं भूल जाना चाहता हूँ इस पूरे फेस को अपने जीवन में। तो उस मशीन के लाइफ में मैं एकदम बच्चे की तरह उछलने लगा कि वाह कितनी नदियों के नाम मैं जान गया, और लिखने वाला ऑथर जो है वो रिवर्स के एक एक कर्व के बारे में, एंगल के बारे में लिख रहे हैं, और एग्जैक्ट उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस गांव में रिवर कैसे टर्न लेती है, कहाँ सर्व करती है, किस तरह से ट्विस्ट करती है। तो एक आदमी लिख रहा है हिंदी में, ये बात मुझ पर जादू कर देती है। तो मैं उसमें खो जाता हूँ। मैं इस चीज में नहीं खोता कि कितने लोग ट्रोल बनकर मुझे अटैक करते हैं या फिर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा दिमाग उस पे होता ही नहीं है कभी भी। मैं इन्हीं सब चीजों में देखता हूँ, और लकीली मुझे ऐसी चीजें हर 15 दिन पे मिल जाती हैं जो मुझे अपने ग्रिप में ले लेती है कि जानो, नॉलेज, डिग इनटू, जाओ, जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाकर देखो, जानो। और एक बात है, जानो तो अपने लिए मत जानो, उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आप यंग लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली लाइफ में, तो आपका एक प्रिविलेज है। आप कोई भी अच्छी किताब आपको तुरंत आपके पेरेंट्स लाकर दे सकते हैं, तो आप बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स बुक्स को इस एज में ही कॉम्प्रिहेंड कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, अंग्रेजी में ही मान लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत जगहों के स्टूडेंट्स या दिल्ली के ही स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। उसी तरह से हिंदी पढ़ने वाले भी हिंदी की बहुत सारी बातों को कॉम्प्रिहेंड या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी आप किताब पढ़ें उसको शेयर करना चाहिए अपने पेज पर, अपने दोस्तों के बीच में, कि आपने इस किताब को कैसे समझा है। उस पर 100 लाइन लिखिए, 200 लाइन लिखिए। मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके पर्पस को चेंज कर देगा। आप इतना खुश होंगे एक किताब को पढ़ के उसको फिर से डिस्क्राइब करने के प्रोसेस में। आप इंजीनियर हो, एंटरप्रेन्योर हो, पायलट हो, कुछ भी हो जिंदगी में, लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो एक आपके अंदर वो बुक की कैसी अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो इंटरनलाइजेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, आपका बहुत स्पष्ट होता जाएगा। और दूसरा, जब आप लिख देंगी तो दूसरे को भी कुछ मिलेगा। दूसरा भी हो सकता है कि 100 में से 2 आदमी एक्साइटेड हो जाए कि यार इस नॉलेज को हम भी चेस करते हैं। तो हमें एक इकोसिस्टम बनाना। अगर आप सिर्फ अपने तक रखेंगी, सोसाइटी में एक गैप हो जाएगा।
इससे हेल्दी कंपटीशन नहीं होता है। हेल्दी कंपटीशन हमेशा एक इक्वल लेवल के लोगों के बीच में होता है। अभी आप बहुत आगे हैं, सुपीरियर हैं, आपने मुझसे बात कर ली, हो सकता है कि सिवान जिले का कोई आपकी ही उम्र का स्टूडेंट मुझसे बात ना कर पाए, ये सोचे घबराहट हो जाए या मेरे पास सबसे बात करने का वक्त भी नहीं है। तो ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो बहुत फायदा होगा, तो ये करना चाहिए। जो मजा नॉलेज बांटने में, सबके साथ शेयर करने में आता है, वो अलग ही मजा होता है। बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आता है। और वो लिख देने से क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं बताने के लिए, अच्छा आपने पहली बार पढ़ी है, लेकिन इससे अच्छी किताब तो वो है, तो मुझे वो उस अच्छी किताब का पता चल जाता है। और कोई लिख देता है हाँ इस किताब को लेकर तो इन्होंने ऐसा क्रिटिक किया था, तो फिर मुझे ये पता चल जाता है अच्छा मैंने ऐसे समझा, जरा क्रिटिक को पढ़ता हूँ, अच्छा क्रिटिक ने इसको ऐसे समझा, तो खुद एक समझने का एक प्रोग्रेस बनता जाता है, सिस्टम बनता जाता है, और ऐसे आप एंजॉय करती हैं। एक और बारी पढ़ो, फिर उससे कुछ और सीखो। जी। तो सर, आप जनता की नजर में होने से बहुत जिम्मेदारी होती है, तो आप सभी आलोचना और नफरत से कैसे निपटते हैं? आपको आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन आदमी हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मेरा कोई शो जो है वो देख के ही पता सकता है कि इसने इतना सारा टाइप किया होगा। वो 4 आदमी जिनको कोई काम नहीं है दिल्ली में, वो टीवी पर आ जाते हैं और बैठ के चले जाते हैं, उस एंकरिंग में कोई काम नहीं है। वो एंकरिंग मैंने किया है, मतलब उस एंकरिंग में शर्ट का कॉलर भी गंदा नहीं होता था, तो मैं कहता यार ये कमाल का काम है, इसमें तो 250 रुपए सर्फ के भी बच जाते हैं, कपड़ा ही गंदा नहीं होता था, व्हाइट शर्ट हफ्ते तक गंदा नहीं होता था। मैं हैरान रहता था कि क्या बढ़िया काम है। रिपोर्टर था, रोज शाम को आके धोना पड़ता था। जैसे ही एंकर बना और वो 4 पैनल आते थे, मेरे भी कार्यक्रम में पहले पैनल आते थे, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, मैं ऐसे ही जाके बैठ जाता था, हाँ जी आप बोलिए, हाँ जी आप बोलिए। लेकिन जब वो सब जब मेरा बॉयकॉट हुआ और वो सब चले भी गए, तो फिर जो मुझे चाहिए था, मैं रिसर्च करके लिखना शुरू किया, ये किया, तब पता चला काम क्या होता है। और फिर वो जब मैं प्राइम टाइम का ही स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो वही 4000 वर्ड का, 4500 वर्ड का हो जाता है, और एक दूसरा शो है फिर फेसबुक पे लिख देता हूँ, मिला जुला के तो काफी काम हो जाता है। तो अब जो है उसमें मैं, कोई मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं इसकी अब परवाह नहीं करता। और इस काम में ऐसा फंस गया हूँ कि मैं जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इसका पता नहीं है, और कुछ लाइफ का कोई एंजॉयमेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत एंजॉय करता है, पॉपुलर आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जरूर लोग कहते हैं कि आपसे ही उम्मीद है, आप ही आखिरी आवाज हैं। थोड़ा सा उदास होता हूँ एक कि लोग समझते नहीं है कि उम्मीद का मतलब क्या होता है, उम्मीद कैसे की जाती है, किससे की जाती है। फिर सोचता हूँ कि ठीक है, उनके पास कोई और जरिया नहीं था लिखने का, तो उन्होंने लिख दिया कि आप ही मेरी आवाज हैं और आखिरी उम्मीद है। तो ये एक चलन में बहुत कैजुअल हो जाता है हम लोग कुछ भी लिखने में, वो जो कि हमें नहीं होना चाहिए। पर अब दुख होता है, सबकी उम्मीदें तो मैं नहीं पूरी, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि जो काम मैं कर सकता हूँ, क्या मैं वो काम अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैं वो अच्छे से कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, और उसको रिलीज करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं होता। मेरा 10 बजे शो खत्म होता है और मैं वो छोड़ के अगले दिन की तैयारी में लग जाता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है कि आप खुश हो गई देख के या कोई और खुश हो गया। लोग मैसेज करते हैं तो क्या करेंगे, अब डिलीट ही ज्यादा करता हूँ सबका जवाब देना मुश्किल है। जी सर, पर अगर आप नहीं जानते कि आपको शो कितना पसंद है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू। तो सर, आपके परिवार को क्या लगता है आपके करियर के बारे में? क्योंकि इतना जर्नलिज्म बहुत आउट देयर करियर है, आप पब्लिक आई में हैं, तो आपके परिवार का क्या सोचना है इस बात पे? उन लोगों ने काफी सफर किया है, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड जिंदगी है, तो एक तरह से हम घर में नजरबंद ही रहते हैं, साथ घूमना फिरना फ्रीली वो नहीं हो पाता है।
और तो इससे एक जो भी एक फैमिली कनेक्शन बॉन्डिंग का जो अपॉर्चुनिटी जो भी थोड़ा बहुत मिलता है कि आप बाहर गए हैं खाना खाने के लिए या घूम रहे हैं, तो वो चीज चली गई है। और हम लोग तो कस्बे में रहने वाले, गाजियाबाद में रहते हैं, हम कोई साउथ दिल्ली वाले तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों ने ज्यादा कीमत चुकाई है इसकी। और पर ठीक है, क्या करें, मतलब उनको भी काफी तकलीफ होती है कि एक आदमी है जो दिन रात लैपटॉप में घुसा हुआ है, फोन पर बात कर रहा है, उसका फोन लगातार बज कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गूगल सर्च करते हैं तो फिर गाली निकल जाती है, कुछ तरह का कुछ ना कुछ मीम निकल जाता है। तो इन सब चीजों का असर तो पड़ता ही है। फिर मैं डील करना सिखाता हूँ और मेरे काम उन्हें अच्छा लगता है, पर इस तरह का काम किसी को नहीं करना चाहिए। लाइफ जीना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, खूब मन से कीजिए, लेकिन ये स्पेस होना चाहिए कि आप एक कप कॉफी लेकर शाम को बैठ जाएं और मोहम्मद रफी का गाना चला दें और बैठ के थोड़ा सा सुने, जो मेरी जिंदगी में नहीं है। तो पर मैं चाहता हूँ कि इन सब के साथ आप काम करें, दुखी होकर पेड़ पर लटक जाएं और वैसा ही काम करते रहें, ये जिंदगी ठीक नहीं है। ये जिंदगी मैंने जी है, पर मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें आप कुकिंग करते हुए भी, खेलते हुए भी, देश दुनिया में घूमते हुए भी आप अच्छा कर सकती हैं। वो उसे और ज्यादा अच्छा करेंगे। चीज होना चाहिए जीवन में। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, कभी उन्हीं को लेकर चली गई घूमने के लिए, उनके साथ बात कर लिया, फिर कभी 1 घंटा जम के काम भी कर लिया, फिर पढ़ भी लिया, तो वो सब बहुत ही लीनियर लाइफ है। तो मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। मैं मानती हूँ, एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। मौसम चेंज कर रहा है, उसको सेंस करना बहुत जरूरी है, उसके मूड को सेंस करना जरूरी है। अब दिल्ली में एक मौसम आता है जब पीले अमलतास के फूल खिल जाते हैं, तो वो भी अपनी कॉलोनी में या दोस्त जहाँ रहते हैं वहां जाके उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और आपको कुछ गलत लगता है तो वो प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। होलसम पैकेज होना चाहिए, जो हमारी फील्ड में संभव नहीं है। मतलब फ्रॉड लोग तो काफी एंजॉय करते हैं। मैं देखता हूँ कि ये जो 8 बजे रात को जो 3 गेस्ट के साथ एंकर करते हैं, ये लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खाना भी खा लेते हैं, 6 बजे किसी के साथ कॉफी भी पी लेते हैं। मैं कभी नहीं कर पाया 1 या 2 बार मैं कभी प्राइम टाइम जब से शुरू किया है तो लंच के टाइम में किसी से मैं मिला होगा, और वो भी मैं घड़ी देखता रहा, मैं उठ गया कि नहीं सर अब 2 बजे के बाद मेरी घड़ी बंद हो जाती है। तो हाँ, पर जीते रह, यही लेसन है कि आप अपने पसंद का नॉवेल भी पढ़ेंगी, लिटरेचर भी पढ़ेंगी, गाना भी सुनेंगी। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो भी आना चाहिए, इंडियन क्लासिकल डांस आना चाहिए। ये सब मुझे कुछ नहीं आता, इसके बगैर मैं अपने आप को बहुत अधूरा पाता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारी पीढ़ी पत्रकारिता के भविष्य में क्या भूमिका निभाती है? दरअसल आपके हाथ में कुछ है नहीं। ये बहुत सुंदर बात है कि आप लोग सोच रहे हैं। देखिए, इंडियन जर्नलिज्म में ओनरशिप स्लेवरी है। ओनर्स जो लोग हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सुप्रीम मास्टर के स्लेव हो गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ही स्लेव हो गया हो, तो वहां काम करने वाला जर्नलिस्ट कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? और जर्नलिज्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का बैकअप चाहिए होता है, बहुत तरह का रिसोर्स। आपके बगल में हेल्थ एडिटर होते हैं, कोई स्पोर्ट्स एडिटर होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव एडिटर होता है, तो वो सब सिस्टम बनाते हैं जिसकी मदद से आगे जाते हैं, वो करते हैं। इंडियन जर्नलिज्म में वो सिस्टम पहले भी कमजोर था, कहीं कहीं था, पर वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और जरूर एक इंडिविजुअल जर्नी है, पर एज ए इंडिविजुअल प्रार्थना आप सारी स्टोरी आप नहीं कर सकती हैं। आप हेल्थ से रिलेटेड स्टोरी में आप सेम डिग्री में एक्सेल नहीं कर सकती हैं जैसे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टोरी में कर सकती हैं। तो एक तरह से जर्नलिज्म का जो फ्यूचर है अभी बहुत ही, मैं उसको डार्क नहीं कहूंगा, कुछ है नहीं, मतलब डार्क या ब्राइट। और इस तरह से सोसाइटी में जो इररेलेवेंस का जो सी ऑफ इररेलेवेंस है वो इतना बढ़ गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए, ट्रोलिंग के जरिए, और
इसके बीच में जो ट्रुथ, जिन पे अकाउंटेबिलिटी है, जिस इंस्टीट्यूशंस में कोर्ट्स हैं, ये सब चरमरा गए हैं, डरपोक हो गए हैं सब अंदर से बैठे हुए लोग। तो ऐसे में अगर कोई एक आदमी सत्य भी बोल रहा है या ट्रुथ को लेकर फाइट भी कर रहा है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वो बेकार हो जाता है। मतलब अगर इररेलेवेंस का समंदर इतना बड़ा हो जाए तो उसमें सत्य का एक कतरा, एक बूंद कोई मायने नहीं रखता है। अब मुहावरे देकर लोग दिलासा दे देते हैं, लेकिन कितने लोगों को बगैर किसी ठोस कारण के आपने कितने दिनों तक जेल में बंद कर दिया। और अदालतों में अब वो संवेदनशीलता नहीं बची है कि वो एक बार पूछ लें कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हर तरफ से एक इस तरह की जब चीज हो जाती है तो जर्नलिज्म के पास रोल प्ले करने के लिए कुछ रहता नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन लोग करेंगे, लोग इंडिविजुअली बोलेंगे, सोसाइटी में बोलेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑफ कोर्स हिस्ट्री में पहले भी इस तरह के एब्सोल्यूट पावर कंट्रोल का फेज रहा है और वो चला गया है, लेकिन ये फेज अलग है, इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी लंबी है। और जैसे पुतिन है रशिया में, उन्होंने कह दिया कि वो 2024 के आगे भी प्रेसिडेंट रहेंगे। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप को आजीवन डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जब कोई पावर के कुर्सी पर बैठा हुआ आजीवन डिक्लेयर कर या ऐसा सिस्टम बना दे इलेक्शन कमीशन वगैरह को कोलैप्स करके कि जिंदगी भर वही जीते या उसी के पास फंड आए, तो फिर जर्नलिज्म या बोलना इन सब का कोई रोल रह नहीं जाता। धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। अभी आपको इंडिया में बहुत सारे भी जर्नलिस्ट हैं जो कर रहे हैं, खासकर आपको हैरानी होगी कि अभी अगर रिस्क लेने वाली जर्नलिज्म जो कर रही हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, ज्यादातर फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो ज्यादा ग्रेटर रिस्क लेकर हार्ड इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रही हैं। और उन्होंने बहुत ज्यादा टफनेस शो किया है और उनमें से ज्यादातर को जॉब लूज करना पड़ा है, बहुत कम सैलरी में काम करनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा थ्रेट के साथ जीना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अब्यूज के साथ जीना पड़ रहा है। पर ये ग्रेट बात है कि अभी हमारे पास दिखाने के लिए है कि हमारे पास कोई राना अयूब है, हमारे पास कोई रोहिणी सिंह है, हमारे पास कोई आरफा है, हमारे पास कोई सुप्रिया शर्मा है, हमारे पास नेहा दीक्षित हैं, इस तरह की लोग हैं। लेकिन ये लोग कमाल का काम कर रहे हैं। जैसे अहमदाबाद में दीपल हैं और दीपल त्रिवेदी उनका नाम है, और मुंबई में भी इस तरह के फाय हैं, वो करती हैं। तो अभी कुछ लड़कियों ने, हमारी फीमेल कॉलीग ने, प्रोफेशनल फीमेल कॉलीग जो हैं, उन लोगों ने ज्यादा टफनेस शो किया है। मतलब रियली मतलब मेंटल और मेटल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं वो उनके पास। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ है? दे डोंट हैव जॉब, दे डोंट हैव स्पेस टू राइट, दे डोंट हैव इंस्टीट्यूशनल बैकअप टू एम्प्लीफाई देयर राइटिंग, देयर स्पीचेस। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो ऐसे में जर्नलिस्ट या क्वेश्चन करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। उनको समाज की सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि वो फ्यूचर जो वैसा नहीं है कि चांदी की दुकान में गए और आपने कहा बताओ सुनार ये 10 साल बाद भी खराब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं। हाँ जी। तो सर आपके रोल मॉडल कौन है और आप उनको क्यों पसंद करते हैं? अलग अलग समय में लोग रोल मॉडल बन जाते हैं मेरे, कोई एक फिक्स नहीं है। कंटिन्यूटी में मैं पढ़ता रहता हूँ, गांधी जी को, अंबेडकर को पढ़ता रहता हूँ। एक चुनना चाहेंगे तो आप कौन, किसको? बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि कोई एक के ही पीछे चलता हूँ। जैसे कभी कभी मेरे भीतर अनुपम मिश्र सवार हो जाते हैं, कभी कभी मैं गांधी जी को ज्यादा पढ़ने लगता हूँ, कोई साहित्यकार छू जाता है ना। तो बहुत तरह के राइटर्स हैं। एक आदमी से क्यों इंस्पायर होना चाहिए, और वो एक आदमी कभी भी इतना कंप्लीट नहीं हो सकता कि वो मतलब मेरी इंस्पिरेशन की सारी जरूरतों को वो पूरा कर सके, कोई नहीं सकता। इंस्पायर होते रहना चाहिए। और सर आज के मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मैं जानती हूँ आपका बहुत मुश्किल काम है और बहुत आपसे बहुत खींचता है,
पर इसमें से आपका सबसे यादगार पल कौन सा है? जर्नलिज्म में से आपका सबसे यादगार पल? मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में खोड़ा है, और जब मैं वहाँ गया था 2010 की बात है, या 10 की बात है, तो हाँ बिल्कुल नोएडा और गाजियाबाद के बीच में है। और एज ए स्टूडेंट आप लोगों को वहां पर जाकर देखना चाहिए कि वो एक कॉलोनी बसी, 10 लाख के करीब लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं वहां पर, लाखों लोग। तो वहां पे कोई सीवेज सिस्टम नहीं डाला गया, और 2 डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई में वो जगह वैसी रह गई। तो हर बारिश में जब पानी लगता था तो लोग वहां पर मिट्टी डाल देते थे, तो करते करते वो मिट्टी इतनी ऊंची हो गई कि उनके घर डूब गए, नीचे चले गए, सड़क के नीचे। तो एक तरह से वहां पर पहाड़ जैसे बनता गया और घर डूबने लगे, मतलब बिना पानी के घर डूब गए। तो वो जब स्टोरी की थी तब लोग, मुझे यकीन नहीं था कि कुछ होगा, पर वो इतनी भयानक स्टोरी थी कि उस समय मायावती की सरकार थी और उन्होंने 350 करोड़ रुपए अनाउंस किया था कि हम उसको इसका रीडेवलपमेंट प्लान लॉन्च करते हैं। फिर बाद में उनकी सरकार चली गई, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसमें कुछ कुछ काम हुआ। अभी भी कुछ कुछ चलता रहता है, जो नई सरकार है बीजेपी की, उसमें भी कुछ कुछ चलता रहता है। लेकिन उस स्टोरी के बाद वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं चला गया। तो मुझे अंदाजा नहीं था, वहां उन्होंने मुझे इतने चादर पहनाए और इतने फूल दिए कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे हाथ जोड़ना पड़ा कि ऐसा कीजिए कि एक ही चादर हर कोई बार बार पहना दे मुझे, मैं इतने चादर कैसे ले जाऊंगा। और पूरे कार की डिग्गी चादरों से भर गई थी, और वो सब साधारण लोग थे। और मुझे फिर उसके बाद उस तरफ से जाने से घबराहट होती थी। और बहुत दिनों तक, चूंकि वहां पे काम करने वाले लोग ऑटो चलाते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, तो कहीं मैं गोलगप्पा खा रहा हूँ, खाने के बाद वो हाथ जोड़े, नहीं जी पैसा नहीं लेंगे। पैसा क्यों नहीं लेंगे, 20 रुपए की तो बात है। नहीं आपने खोड़ा के लिए किया था, तो हम 20 रुपए आपसे नहीं लेंगे। तो बहुत लड़ना पड़ता था कि हाँ, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो घर तक चले आते थे। फिर हाथ जोड़ना पड़ा कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम हो गया, आपका काम होता रहे, आपको और लड़ना है, मुझे यहाँ नेता नहीं बनना है। पर लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत लम्हे हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत। तो मैम, आप उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम पूरे सारे बच्चे आपसे ही प्रेरित होते हैं, आपसे इतना हर रोज सीखते हैं। अब मैंने आपका प्राइम टाइम देख, मैंने भी हिंदी बात विवाद करना शुरू किया आपका ही प्राइम टाइम देख के। अच्छा है। और जो भी आप, अगर हिंदी ही नहीं, अगर आपकी भाषा पंजाबी है, तो जैसे अब मुझे दिल्ली में बहुत बुरा लगता है। जब मैं दिल्ली आया था तो काफी पंजाबी लैंग्वेज सुनाई देता, अब सुनाई नहीं देता। मुझे लगता है कहाँ चले गए लोग। मतलब लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हाँ बनी रहनी चाहिए। दिल्ली है भाई, यहाँ पे पहले पंजाबी लोग थे, उर्दू पंजाबी की भाषा का ये जगह है। तो उर्दू और पंजाबी यहाँ पर एक क्लास सुनाई देनी चाहिए कि और लगे कि हाँ दिल्ली की नफासत है। तो हर जितनी भाषा आप बोल सकें, लेकिन बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी भी बोलें तो उसको एंजॉय करें, उसका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कोई भी भाषा बोले आप, लेकिन भाषा का लेवल अच्छा होना चाहिए, लगे कि आपकी अथॉरिटी है उस लैंग्वेज में। हाँ जी सर, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मैंने आपसे, और मैं जानती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब ने भी आपसे बहुत सीखा। और बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे से बात करने के लिए, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद। थैंक यू प्रार्थना, आप लोगों से भी बहुत मजा आया। और मैं यही कहूंगा कि हर महीने कोर्स के अलावा एक किताब पढ़कर देखिए, अलग से जरूर, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके देखिए, यू विल एंजॉय। हाँ, दुनिया खुल जाएगी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।